हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस पर जो क्राइम करने वाला होता है, इस क्राइम आइडियाज़ पे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होता है। ये रियल और सच्चा होता है जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आता हूँ। तो आज भी जिस क्राइम को सुनाने जा रहा हूँ बड़ी ही दर्दनाक है और इसके पीछे पुलिस कई दिनों से पड़ा हुआ था। जो क्राइम करने वाला होता है वो खुद पुलिस के सामने अपना एक बड़े जुर्म कबूल कर चुका था, जो मैंने ही मारा। लेकिन पुलिस के सामने ये मजबूरी था, पुलिस के सामने एक भी सबूत नहीं मिला था और जिस इंसान को मारा गया था उस इंसान का बॉडी भी नहीं मिली थी। सामने वाला कबूल कर रहा है जो अब आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हो वो कभी आपको मिलेगी नहीं। तो आप लोग बेकार टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो आपको मिलेगी नहीं। लेकिन पुलिस के सामने सबूत की ज़रूरत होता है, इस वजह से सामने वाला भले ही कह देता है, पुलिस वाले के लिए डबल चैलेंज हो जाता है। देखिए, कोई इंसान जब कोई क्राइम करता है, जब वो कबूलता नहीं है, पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद पुलिस सबूत जुटाता है और आखिरकार उसके सबूत के ज़रिए उसको कोर्ट में पेश करता है जो इसी ने वो क्राइम किया है। तब उसके पास कोई चारा नहीं रहता बचने का या झूठ बोलने का। लेकिन यहाँ पर एक इंसान कहता है जो मैंने इस क्राइम को किया, इस मर्डर को किया। लेकिन पुलिस के पास मजबूरी ये थी, पुलिस के पास उस इंसान के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, जिसके चलते ना तो पुलिस उसे मतलब अरेस्ट कर सकता है, हिरासत में तो ले सकता है, बस पूछताछ के लिए हिरासत में लेता है, वो भी कोर्ट के परमिशन के में चलते। अगर कोर्ट परमिशन देगा तो ही उसे हिरासत में रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकता। पूछताछ के लिए उसे रख सकता है। तो पुलिस उसे पूछताछ के लिए को रखा था, पूछताछ हो रही थी, लेकिन वो सच ही बता रहा था। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था जो अगर इसने मर्डर किया, इसने उस इंसान को मारा है, तो ना तो बॉडी मिल रहा है ना कोई सबूत मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस के लिए भी चैलेंज जैसा बन जाता है। और 10 दिनों से छोटे पुलिस से लेकर छोटे बड़े जो भी पुलिसकर्मी हैं उस इलाका में, सारे लोग इस केस को लेकर उलझे हुए थे। 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को सबूत मिलती है और ऐसी सबूत मिलता है जो उस क्राइम करने वाले को कोई भी नहीं बचा सकता। तो आज पूरा डिटेल, इस कहानी को मैंने 2 दिन पहले भी सुना चुका था, लेकिन वो अधूरी थी क्योंकि अधूरी कहानी सामने आई थी। खुद मुजरिम ने बताया था जो मैंने ऐसा ऐसा किया, जिसके चलते पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और लोगों के सामने रखा जो जिस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है वो अब जिंदा नहीं रहा। तो रिपोर्टर ने पूछा अगर जिंदा नहीं है, मार दिया गया, तो उसका बॉडी कहाँ है, कहाँ पर ठिकाना है, कुछ तो सबूत तो मिलेगा, तब तो अब जो मारा है उसको सज़ा दे सकते हैं। लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था, जिसके चलते उस इंसान को मतलब अरेस्ट भी नहीं कर पाया था। और उसके बाद जब 10 दिन बाद सबूत मिलती है और ऐसी सबूत मिलता है, उसे हिरासत में भी लेता है, तब जाकर जो है मर्डर का यानी 103 बीएनएस धारा लगाकर उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर अब उसे कोर्ट पेश करेगा, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करेगा और उसे अदालत सजा सुनाएगी। तो पूरा कहानी कुछ इस तरह सा है। जो हैदराबाद का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति पूरा परिवार के साथ रहते थे। गुरुमूर्ति जो है 2003 से लेकर 2020 तक वो इंडियन आर्मी में नौकरी करता था और इसी नौकरी के दौरान 2012 में यानी उसे नौकरी पाने के बाद 9 साल बाद परिवार ने गुरुमूर्ति का शादी करवा देता है। जिस लड़की के साथ इसका शादी होती है उस लड़की का नाम होता है वेंकट माधवी। माधवी ठीक ठाक है और दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाता है। और जैसे शुरुआत के होता है, शादी की शुरुआती में दोनों खुश रहते हैं, पति भी खुश पत्नी भी खुश, खुशहाल तरीके से जिंदगी जीने लगता है। इसी बीच धीरे धीरे एक एक करके 2 बच्चे भी आ जाता है गुरुमूर्ति और माधवी के बीच में। 2 बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की। यूं ही सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसी बीच जो है गुरुमूर्ति का जो रिश्ता है ससुराल वाले से यानी माधवी के मायके वाले से, वो धीरे धीरे खराब होने लगा, बिगड़ने लगा, जिसके चलते गुरुमूर्ति अब माधवी के मायके वाले के लिए मर चुका था।
मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। आए दिन खिटखिट लगा रहता। गुरुमूर्ति भी अपने ससुराल जाना छोड़ दिया था और अपने बच्चों और पत्नी को भी मना कर दिया था, जो तुम लोग जाना नहीं। लेकिन माधवी के माता पिता है, कब तक दूर रह सकता था। फोन पर बातें तो होती थी, हर रोज माधवी जो है अपने माँ बाप से बातें क्या करती थी, पति के घर में रहते हुए। मन तो बहुत करता था उसको माँ बाप से मिलने का, लेकिन गुरुमूर्ति के चलते गुरुमूर्ति जो है किसी भी कीमत पर, गुरुमूर्ति जो है माधवी के और माधवी के बच्चे को, यानी गुरुमूर्ति के दोनों बच्चे हैं, उसके घर में, अपने ससुराल के घर में नहीं भेजते थे। फिर गुरुमूर्ति जब वहाँ पे नौकरी कर रहा था, यानी इंडियन आर्मी में, इंडियन सेना में जब काम कर रहा था, भारतीय सेना में, तब उसे लगा जो चलो मैं अपने बीवी बच्चों को ससुराल जाने नहीं देता हूँ, मैं भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए गुरुमूर्ति ने अपना नौकरी जो इंडियन आर्मी में था वो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो सोचता है कि अब फैमिली वाले को मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। भारतीय सेना को भले ही छोड़ देता है, लेकिन फिर उसे काम की ज़रूरत पड़ता है, तो काम ढूंढते हैं। काम ढूंढते ढूंढते DRDO जो डिपार्टमेंट है, ये भी एक सरकारी विभाग है, जासूसी विभाग है। DRDO के पास वो जाता है और जाने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई करता है। अब जब उसका नौकरी का अप्लाई देखता है, सामने वाला चेक करता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स इसका सबमिट हुआ था। जब डॉक्यूमेंट्स देखता है, जो भारतीय सेना से जुड़ा हुआ था ये व्यक्ति गुरुमूर्ति, कोई बैकग्राउंड बुरा नहीं है, अच्छा है, तो इसीलिए DRDO में इसे बतौर गार्ड के तौर पर इसे रख लिया जाता है। अब वो 2020 से DRDO में ही काम कर रहा था। अब आती है जनवरी 2025, यानी इसी महीने की बात कर रहा हूँ। 2025 जनवरी को, 14 जनवरी को एक त्यौहार आता है, पूरा हिंदुस्तान मनाता है, जिसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय माधवी, जो गुरुमूर्ति का बीवी होती है, वो बार बार अपने पति से कह रहे थे, देखो भले तुम ना जाओ, मुझे और मेरे बच्चों को तो जाने दो। काफ़ी समय हो गया मैं अपने माँ बाप को देखी नहीं, मिले नहीं, बस इस त्यौहार के मौके पर बस एक दिन के लिए मैं जाऊंगी, कल लौट आऊंगी। लेकिन गुरुमूर्ति जो है सीधा सीधा मना कर देता है, और इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा भी होता है बच्चों के सामने। झगड़ा होकर गुरुमूर्ति बाहर चले जाते हैं। ये बाकायदा पूरा कहानी जो है हैदराबाद के कमिश्नर के सामने गुरुमूर्ति के खिलाफ जब सबूत मिल गया, तब गुरुमूर्ति पूरा सच्चाई बता रहा था पुलिस के सामने। अब गुरुमूर्ति कहता है, अरे बीबी बच्चे को भी जाने नहीं दिया, परिवार वाले रूठे हुए, घर बाहर जाकर ये सोचता है। सोचने के बाद वो घर आता है और आने के बाद कहता है, अरे ठीक है, अगर ऐसा ही है, तुम लोग जाना चाहते हो तो त्योहारी मनाना है ना, तो मेरी बहन के घर में चलते हैं सारे लोग। माधवी को अपने माँ बाप को देखना था, लेकिन यहाँ पति कह रहा है जो मेरे बहन के वहाँ, यानी गुरुमूर्ति के बहन के वहाँ ये लोग 14 जनवरी जो मकर संक्रांति, वहाँ पे पोंगल कहा जाता है हैदराबाद में, इस त्यौहार को पोंगल मनाने के लिए गुरुमूर्ति के बहन के वहाँ चले जाते हैं सारे लोग। जाने के बाद वहीं पे खाना पीना होता है, रात होती है। रात होती है तो वापस आने का लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन इसी बीच बच्चे दोनों बच्चे जो है बुआ के वहाँ, गुरुमूर्ति के बहन के वहाँ रहने के लिए कहता है, जो हम दोनों यहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका पास भी एक बच्ची थी। सब बच्चे खेलने लगे, जो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, 2-3 दिन बाद जाएंगे बुआ के पास, इतना दिन बाद आए, जिद करने लगे। तो गुरुमूर्ति और माधवी जो है कहते ठीक है तुम लोग रहो, हम लोग चले जाते हैं। गुरुमूर्ति और माधवी घर लौट आते हैं, बच्चे दोनों वही रह जाते हैं। अब आने के बाद फिर से वही बात हो रहा था। 15 जनवरी आ जाता है। 15 जनवरी, अब 14 जनवरी को रात को ही लौट आए थे गुरुमूर्ति अपनी बहन के वहाँ से। 14 जनवरी रात को आने के बाद भी माधवी बार बार भी माँ के घर जाने का बारे में बात हो रहा था। दोनों के बीच में बहुत झड़प होती है। झड़प होने के बाद गुरुमूर्ति को गुस्सा आ जाता है। आने के बाद वो गुरुमूर्ति इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि माधवी का सिर को पकड़कर दीवार पे टकराता है। जब दीवार पे उसको टकराता है तो उसका सर फूटता है, खून बहता है, बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। गुरुमूर्ति का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। गुरुमूर्ति उसके ऊपर फिर से उसे मारने लगता है, पीटने लगते हैं। तब गुरुमूर्ति का जो है इतना ज़्यादा गुस्सा होने के बाद माधवी ज़मीन पर लहूलुहान गिरा। गिरने के बाद भी गुरुमूर्ति जो है उसको ऊपर वार करता रहा और आखिरकार माधवी का दम निकल जाता है, यानी वो मर जाता है।
मर जाने के बाद उसका जो बॉडी है, गुरुमूर्ति जब थोड़ा शांत होता है, थोड़ा टाइम बाद वो शांत होता है, गुस्से को काबू करता है, लेकिन तब तक वो बहुत बड़ा गलत काम कर चुका था। जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तब उसे एहसास होता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो माधवी को मार डाला। अब वो माधवी को मारा है, माधवी को जान से मार दिया है, किसी का नजर नहीं पड़ा और किसी को पता भी नहीं। घर के अंदर हुआ, चार दीवारी के अंदर हुआ, रात के वक्त हुआ। रात के वक्त नहीं बल्कि एकदम सुबह सुबह 15 जनवरी के सुबह सुबह ये मौत हुई थी माधवी का, क्योंकि वो दोनों झगड़ा करके सो गए थे। सुबह उठ के जब फिर से माधवी वही बात को लेकर बातचीत करने लगा तो गुरुमूर्ति ने गुस्से में आकर उससे मार पिटाई करते करते उसकी मौत हो जाती है। अब गुरुमूर्ति सोचता है, मैंने माधवी को तो मार दिया, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, तो क्यों ना उससे पहले मैं माधवी को ठिकाने लगा दूं। माधवी को ठिकाने लगा देता है। माधवी को इस तरीके से ठिकाने लगाता है जो कोई सबूत नहीं छोड़ता है। एक एक्सपर्ट जैसे जिस हिसाब से सबूत को मिटाते हैं, उस तरीके से गुरुमूर्ति ने माधवी को मारने के बाद उसको बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, सबूत को भी मिटा देता है और रहने लगता है। लेकिन वहाँ पे माधवी का जो माता पिता है, खास करके माँ, बेटी का फ़ोन नहीं जाते 15 जनवरी को तो बेचैन होती है। 16 जनवरी आते, 16 जनवरी को जब फ़ोन नहीं जाते तब माधवी की माँ जो है, दामाद को फ़ोन तो नहीं कर सकते, माधवी का फ़ोन बंद आ रहा था। तो उसी पड़ोसी में ही एक के साथ माधवी का माँ के रिलेशन था, यानी थोड़ा जान पहचान था बेटी के वजह से, कभी कभार उनसे भी बातचीत हुआ करती थी। तो उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पूछा कि ज़रा पता करो तो गुरुमूर्ति जो मेरा दामाद है और उसकी बीवी मेरी बेटी माधवी और उनके दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। वो एक महिला थी, उस महिला ने खबर लिया। खबर लेने के बाद माधवी की माँ को बताया, देखो गुरुमूर्ति घर पर अकेले हैं, दोनों बच्चे जो है आज आएंगे, वो बुआ के वहाँ गए हैं। गुरुमूर्ति ने बताया। मैंने जब पूछी जो माधवी दिख नहीं रही कहाँ है, तो गुरुमूर्ति ने कहा जो अपने सहेली के वहाँ गई है, और बच्चे के बारे में पूछा तो बच्चे दोनों के बारे में बताया, मेरी बहन के वहाँ है, मैं आज शाम को लेकर आऊँगा। इतना बताया, गुरुमूर्ति अकेला है घर पर। इसे सुनने के बाद माधवी के माँ को बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि माधवी के माँ को पता थी, 100% यकीन था जो माधवी कहीं भी जाएगी तो अपने दोनों बच्चे को साथ में लेकर जाएगी। वो अकेला, और ऐसे कौन सी सहेली है जो मैं ही नहीं जानती हूँ, वो ऐसी सहेली के पास चली गई अकेले। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ दामाद के ऊपर। ऐसी दामाद को लेकर उन लोगों का अनबन चल ही रहा था, दामाद से जमता नहीं था, इसीलिए डाउट हुआ। अपने पति को बताया, पति को भी थोड़ा डाउट हुआ। होने के बाद वो दोनों एक काम करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बीत चुका था। 18 जनवरी को ये 15 को मौत हुई, 15 से लेकर बातचीत शुरू हुआ, पूछताछ शुरू हुआ। 18 जनवरी को माधवी का माता पिता उस जगह पे दामाद के घर के वहाँ पहुँचता है, दामाद से बातचीत नहीं करता है। गुरुमूर्ति का एक चाचा है, उनसे ये सारी बात करता है माधवी के माता पिता। जब सारी बातचीत कर रहा था तो चाचा भी हैरान, चाचा को भी नहीं पता था। चाचा कहता है, ठीक है मैं गुरुमूर्ति से बातचीत करता हूँ, आखिर माधवी है कहाँ, हम लोग को तो पता भी नहीं, अभी पता चला आप लोगों से। तो चाचा जो है गुरुमूर्ति से पूछता है, जो क्या बात है, क्या बातचीत, क्या सब चल रहा है अंदर ही अंदर। तुम्हारे सास ससुर मुझे पूछ रहे थे जो माधवी कहाँ है, वाकई माधवी कहाँ है, कौन सी सहेली के वहाँ गए हैं। तुमने बताया, पड़ोसी महिला के बारे में बताया, तुमने उसको बताया जो किसी सहेली के वहाँ, कौन सहेली, और तुम्हारे दोनों बच्चे घर पर है, तुमने क्यों बताया जो बुआ के वहाँ है। उसमें गुरुमूर्ति कहता है, हाँ बच्चे दोनों तो आज ही मैं लेकर आया, अपने बहन का नाम बताते हैं जो उसके वहाँ गए होते, आज ही लेकर आया, और मुझे नहीं पता माधवी कहाँ है, वो घर छोड़ के चली गई। ये बात चाचा को बताया। चाचा ने गुरुमूर्ति के सास ससुर को बताया, यानी माधवी के माता पिता को बताया। अब उन लोग जो है पुलिस में जाकर शिकायत करता है। उन लोग को डाउट एकदम कंफर्म हो जाता है, जो मेरे दामाद गुरुमूर्ति ने कुछ किया है, क्योंकि गुरुमूर्ति के बारे में माधवी अपनी माँ को सब कुछ बता कर रखी थी, जो किस हिसाब से वो पेश आते हैं, किस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं, आप लोगों का नाम सुनते ही। तो माधवी का माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है, मिसिंग कंप्लेन दर्ज होती है। गुरुमूर्ति से पूछताछ करता है पुलिस। अब जब मिसिंग हुआ था, 3 दिन गायब है एक महिला,
तो पुलिस ने गुरुमूर्ति को बुलाया, पूछताछ किया, गुरुमूर्ति के बारे में सब कुछ जाना। जिस हिसाब से गुरुमूर्ति तहरीर दिया, पुलिस को भी लगा वाकई हो सकता है कहीं गया हुआ, क्योंकि गुरुमूर्ति के चेहरे पर थोड़ा भी सिकंस नहीं था, ना डर था, ना कुछ था, ना अफसोस था, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल इंसान के जैसा पुलिस का सवाल का जवाब दे दिया। पुलिस को लगा वाकई वो कहीं गई होगी, लेकिन यहाँ माँ बाप परेशान होने लगा। इसी बीच गुरुमूर्ति का जो चाचा है गुरुमूर्ति से पूछता है, जो गुरुमूर्ति तेरा बीबी माधवी के बारे में बता दे, उसके माँ बाप परेशान है, कौन सी सहेली के वहाँ गया, वो लोग मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे तो तसल्ली तो मिल जाएगा। तो वो लोग पुलिस के पास भी गया, और ये सब क्या है, बदनामी होगा, पुलिस केस होगी, ये सब अच्छा नहीं है, तू बता दे कहाँ है माधवी। तब गुरुमूर्ति जो बात कहता है, उसके चाचा के तो होश उठ जाता है, और चाचा को यकीन भी हो जाता है जो गुरुमूर्ति सच कह रहा है। गुरुमूर्ति बताता है जो आप माधवी, उसके माँ बाप तो क्या किसी को भी नहीं मिलेगी। चाचा कहता है नहीं मिलेगी, क्या हुआ, क्या किया तूने उसके साथ। गुरुमूर्ति कहता है मैं उसे मार डाला, और उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगा। उसका लाश कभी मैं ऐसे जगह इस तरीके से ठिकाने लगाया हूँ जो कभी किसी का हाथ नहीं लग सकता। इसे सुनने के बाद गुरुमूर्ति का जो चाचा है उसके तो होश उड़ जाता है। अब गुरुमूर्ति के चाचा ये सुनने की बात सोचता है जो क्या करूँ। फिर ख्याल आता है भाई अगर वाकई गुरुमूर्ति ने उसकी बीवी माधवी को मार डाला है, पुलिस केस मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ, पुलिस खोजबीन कर रहा है, अगर उसने वाकई मार डाला है और मुझे पता है, गुरुमूर्ति ने बताया, ये बात भी सामने आएगा बाद में, तो मैं फंस सकता हूँ। इसे वो कानून को जानते थे, कानून का कायदा कानून को जानते थे, इसीलिए उसने भला सोचा क्यों ना पुलिस को ये बात बताया जाए। पुलिस को ये बात जाके बताता है, गुरुमूर्ति से पूछताछ करता है। फिर से पुलिस चाचा का बात सुनने के बाद, तब तक गुरुमूर्ति के माता पिता को भी ये सारी बात पता चल गया था जो गुरुमूर्ति ने उसके बेटी माधवी को मार डाला। तो चाचा के कहने पर जब गुरुमूर्ति को उठाता है, उसे पूछताछ करता है, गुरुमूर्ति एक झूठी कहानी सुनाता है। झूठी भी नहीं कह सकते, बस समझ लीजिए उसमें 90% सच बताया था पुलिस को, और 10% जो है वो कुछ झूठ बोला था, कुछ गलत चीज़ों का नाम लिया था। उसने बताया हाँ मैंने अपनी बीवी को मारा डाला माधवी को, और उसके बॉडी को मैंने उबाला प्रेशर कुकर में। ये प्रेशर कुकर का नाम जो है उसने गलत बताया, उबाला ये सच बोला। और उसके बाद मैंने एक लेक, वहाँ पे जिस इलाका में वो लोग रहते थे उस इलाका में एक नदी है, लेक है, उस लेक में जाकर फेंक दिया, बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा किया और हड्डी को चूरा बना लिया। ये सारी बात जो है उसने सच बताया था, लेकिन ये जो प्रेशर कुकर की बात आती है ये गलत बताया था। पुलिस के होश उड़ जाता है। पुलिस फॉरेंसिक टीम, क्राइम टीम और भी एफएसएल टीम, कई सारे टीमों के साथ गुरुमूर्ति के घर पहुंचता है और जांच होता है। सबूत के नाम पे कुछ नहीं। जिस लेक के बारे में बताया था, नदी के बारे में बताया था, गोताखोर को लगवाता है, उस इलाका में एकदम सनसनी फैल जाती है। तब तक दोनों बच्चे को भी पता चल चुका था जो पापा ने मम्मा को मार डाला है। ये सारे हरकम मच रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लग रहा था, जिसके चलते मिसिंग कंप्लेंट ना तो मर्डर केस में तब्दील हो रहा था और ना ही गुरुमूर्ति को ऑफिशियल अरेस्ट कर पा रहा था, क्योंकि अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास सबूत होना ज़रूरी होता है। बगैर बिना सबूत के किसी को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, हिरासत में ले सकते हो, ऑफिशियल अरेस्ट नहीं कर सकते। देखते ही देखते 18 से 28 तारीख आ जाता है, 28 जनवरी 2025 आ जाती है। पुलिस को कुछ सबूत नहीं मिलता। पुलिस यहाँ लगातार चेकिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था, पता कर रहा था, सारी चीज़ खंगाल रहा था। प्रेशर कुकर के बारे में बताया, प्रेशर कुकर भी फॉरेंसिक टीम लेके गया, बाथरूम में उसको काटा धोया, ये सब बताया, वो भी सब फॉरेंसिक टीम आके जांच किया, कुछ सबूत नहीं मिला। और उससे पहले ही जो है माता पिता का डीएनए ले लिया गया था ताकि कुछ भी मिले उसके साथ मैच किया जाए, लेकिन मरने वाले का ही तो कुछ पता नहीं। फिर बीच में पुलिस को लगा ये शायद गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई इंसान किसी इंसान को मारता है, और खास करके एक पति पत्नी को मार डालता है, 2 बच्चे की माँ को मार डालता है, दोनों बच्चे छोटे छोटे, इसके चेहरे पर थोड़ा भी शिकन नहीं, थोड़ा भी डर नहीं, ये झूठ बोल रहा होगा। लेकिन पुलिस को तो उस माधवी को तो ढूंढना था। अगर झूठ बोल रहा है तो माधवी जिंदा है, माधवी कहाँ है? अगर मर गया तो माधवी का बॉडी कहाँ है, लाश कहाँ है? उसका सबूत तो मिलनी चाहिए, तब तो गुरुमूर्ति को सजा दे सकता है, गुरुमूर्ति के ऊपर केस कर सकता है, मर्डर का धारा, बीएनएस का धारा 103 के तहत लगा सकता है। लेकिन सबूत के नाम पे कुछ नहीं।
इसी बीच पुलिस बार बार उस गुरुमूर्ति के घर आते रहता है, जांच करता रहता है। छत पर चढ़ता है। जब छत पर चढ़ता है तो देखता है कि एक बाल्टी रखा हुआ है, जो कलर पेंट पेंट वगैरह होता है, कलर रहता है, बड़ी बड़ी बाल्टी रहता है, प्लास्टिक की मोटी। उस बाल्टी में कुछ नहीं था, छत पर रखा हुआ था और मक्खी बहुत ही बैठे हुए थे। पुलिस जब जांच कर रहा था, सोच रहा था, फर्स्ट टीम भी आया था, सब सोच रहा था बाल्टी में कुछ नहीं है, ना तो पानी है ना कुछ है, फिर भी मक्खी बैठा हुआ है। पुलिस को शक हुआ, जांचकर्ताओं को थोड़ा शक हुआ। उस बाल्टी को भी फॉरेंसिक के लिए भेज देता है। जब भेज देता है तो पता चलता है हाँ, इस बाल्टी में जो है कुछ दिन पहले ऐसे चीजें रखा हुआ था, मांस वगैरह कुछ उबाला था, मांस वगैरह कुछ रखा हुआ था, जिसके चलते उसकी बदबू के वजह से थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था और मक्खी उसी के ऊपर बैठा हुआ था। तो पुलिस को लगा ऐसा तो नहीं, ये बाल्टी में उबाला होगा। तब जाकर गुरुमूर्ति से आप कड़ाई करता है, कड़ाई से पूछताछ करता है, देखो तुम्हारे खिलाफ आप सबूत मिल चुके हैं और जिस नदी में फेंका गया था माधवी का बॉडी, जो गुरुमूर्ति ने खुद बताया था, उस नदी से गोताखोरों ने बहुत सारी चीज निकाला था, टुकड़ा करके फेंका था, गुरुमूर्ति ने बताया था। इसीलिए छोटी छोटी चीज को भी गोताखोर ने बाहर निकाला था। उसी में से फॉरेंसिक टीम जांच कर रहे थे और एक टुकड़ा ऐसा भी मिला था जो लग रहा था किसी मांस का टुकड़ा है, छोटी सी थी, किसी चीज में लिपटे हुए थे। उसको भी फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया और फॉरेंसिक टीम ने जब पता किया तो पता चला हाँ ये मांस है। अब वो इंसान का है जानवर का है वो तो पता लगाना था, लेकिन फिर बाद में पता चला हाँ ये इंसानी लाश है और डीएनए पहले से कलेक्ट कर चुके थे माता पिता का। उस डीएनए से जब मैच कराता है तो मैच हो जाता है जो हाँ यही वो माधवी का मांस का टुकड़ा है। तो दो सबूत मिल चुके थे, एक तो बाल्टी, दूसरा जो नदी में फेंका था उससे एक मांस का टुकड़ा। अब उसके बाद जब गुरुमूर्ति से पूछता है जो अब तो सच बता दो, 103 के तहत यानी बीएनएस के धारा, मर्डर का धारा लगाकर ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है गुरुमूर्ति को और अब उसे पूछता है अब सच्चाई बता दो, तुमने तो बहुत झूठ बोला, कुछ सच बताया कुछ झूठ बोला, जो झूठ बोला उसको भी सच्चाई में कन्वर्ट कर दो। तब गुरुमूर्ति बताता है हाँ मैंने प्रेशर कुकर के बारे में जो बोला था वो गलत था। दरअसल मैंने माधवी का बॉडी को काटने के बाद, प्रेशर कुकर बहुत छोटी है, उसको क्योंकि मुझे रातों रात उसका बॉडी को ठिकाने लगाना था और बदबू आएगी इसकी वजह से मैं जल्दबाजी कर रहा था। टुकड़ा तो कई सारे किया था लेकिन एक प्रेशर कुकर के एक इंसानी बॉडी को उबालते उबालते 2 दिन लग जाएगा। तो मुझे सामने नजर आया बाल्टी, मैंने कुछ समय पहले पेंट करवाया था, उसका बाल्टी छत पर रखा हुआ था। उस बाल्टी को मैं लेकर आता हूँ और लेकर आने के बाद जो इमर्सन स्टिक होता है वो मेरे घर पर रखा हुआ था पानी वगैरह गर्म करने के लिए, उसको पानी में डाल दो और फ्लैग लगा दो, पानी गर्म हो जाता है। तो इमर्सन जो रॉड है उस रॉड को मैं बाल्टी में पानी भरता हूँ, पानी भरने के बाद उस रॉड को उसमें डाल देता हूँ। जब पानी उबलने लगता है तब मैं यहाँ तब तक माधवी को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा था, मोरी में धो रहा था, बाथरूम में धो रहा था और टुकड़े को लाकर उस बाल्टी में उबाल रहा था। दोनों काम साथ साथ में हो रहा था, यहाँ मांस भी उबाल रहा हूँ, वहाँ मांस का मैं टुकड़ा कर रहा हूँ। यही करते करते बाल्टी का सारे उबाला और जो हड्डी बचता है उसको भी मैं चूरन बना लिया। ये भी मैंने सच बताया था आप लोगों को। फिर उसके बाद बड़ा सा पन्नी में भरता हूँ उसी मतलब 15 जनवरी की रात को, क्योंकि सुबह सुबह 15 जनवरी की सुबह सुबह माधवी को मार डालता है। दिन भर करीब 10 घंटा तक उसको ये सब टुकड़ा करना, उबालना, हड्डियों को चूरन बनाने में उसको 10 घंटा बीत जाता। शाम होता है, शाम जब होता है 15 जनवरी को, तब वो एक बड़ा सा पन्नी में पूरा शरीर के हिस्से को भरता है और भरने के बाद अंधेरा होता है, सर्दी का मौसम है, वो खामोशी से सबको नज़रों से छुप छुपा कर माधवी का बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसी लेक पर जाता है, क्योंकि पहले ही उसके दिमाग में आ चुका था उस लेक में फेंक देंगे, जंगली जानवर मच्छी सब खा जाएंगे, उबला हुआ है तो और बड़ी आसानी से खा लेंगे। ले जाकर फेंक देता है। फेंकने के बाद वो घर आता है, आते समय वो दुकान से फिनाइन वगैरह लाया था ताकि आके घर वर साफ करे, उस चाकू को धोए, उस बाल्टी को धोए, सारे चीज़ धो डाला था। बाल्टी में जो पानी था वो भी गिरा चुका था, लेकिन बाल्टी को फिनाइन से साफ नहीं किया था। फिर से उसी बाल्टी को छत पर जाकर रख देता है। बाल्टी का पानी गिर गया था, बाल्टी का पानी सूख चुका था, लेकिन उस मांस उसमें उबाला था जिसके चलते उसके बाल्टी में थोड़ा बहुत स्मेल रह गया था, उसके दिमाग से हट गया था। वो नीचे का हिस्सा जैसे
बाथरूम, घर, सारे फर्श बड़ी आसानी से धोता है, एकदम प्लानिंग के साथ सफाई करता है, कई मरतबा धोता है, फिनाइल से धोता है, पानी से धोता है। धोने के बाद वो इत्मीनान के साथ रहता है। फिर ये सब बीच में ये होने लगा, माँ बाप तलाश करने लगा, चाचा को बताया, चाचा ने जाके पुलिस को बता दिया। पुलिस जब उस दिशा में सर्च करने लगा तो आखिरकार पूरा सच्चाई गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने रखा और पुलिस को सबूत भी मिला। डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए में मैच कर गया और गुरुमूर्ति को ऑफिसर हिरासत में लेता है, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करता है। ये 28 अभी तक चार्जशीट बनी रहे, चार्जशीट में क्या क्या दिखाता है, उसके बाद वो हिरासत में है और 103 का धारा भी लग चुका है। और पुलिस ने वादा किया है लोगों से, जो इस गुरुमूर्ति को आसान सज़ा नहीं दिलाएंगे, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करेंगे। हम लोग चाहेंगे ऐसे लोगों को तो ज़िंदगी भर जेल में रहना चाहिए। जो इंसान एक इंसान होकर सामने वाले को इंसान नहीं समझता, एक इंसान होकर सामने वाले, खास करके अपने पत्नी को, 2 बच्चों की माँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटी सी बात को लेकर अपनी पत्नी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, तो ऐसे व्यक्ति को तो हम आसानी से नहीं छोड़ सकते। ये पुलिस ने आश्वासन दिया और बताया जो गुरुमूर्ति को मौत की सज़ा की मांग करेंगे। तो ये वो पूरा सच्चाई है जो गुरुमूर्ति के केस में पुलिस ने अब बता दिया। सबसे पहले तो जब ये केस बाहर आया था, सामने आया था, तो पुलिस को भी लगा था गुरुमूर्ति को सज़ा दिलवाना नामुमकिन जैसा है, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना ईमानदारी के साथ किया गया और 10 दिन के अंदर पूरा सच्चाई सामने आ गया। बहरहाल आपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप हमारे इस क्राइम आइडियाज़ चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।